Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Mid Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12th इकोनॉमिक्स के नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के तीनों मेथड मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा मेथड है इनकम मेथड और तीसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। तो देखो तीनों ही मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। आज के वीडियो लेक्चर में आपको तीनों ही मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड की डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। इसलिए मेरा पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना ताकि आपका कोई भी की पॉइंट मिस ना हो। तो सबसे पहले हम लेते हैं वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देखो सबसे पहले मैं आपको वैल्यू एडेड मेथड का कंसेप्ट समझाती हूँ। सपोज ये एक बेकर है, इस बेकर को ब्रेड प्रोड्यूस करनी है, यानी इसे ब्रेड बनानी है। ब्रेड बनाने के लिए इसे फ्लोर की रिक्वायरमेंट है, तो ये बेकर जाता है मिलर के पास। ये एक मिलर है, इससे ये कांटेक्ट करता है। मिलर के पास फ्लोर होता है, तो यहाँ पर जो बेकर है ये मिलर से फ्लोर परचेज करता है वर्थ ₹500 और इस फ्लोर को ये कन्वर्ट करता है ब्रेड में और ब्रेड बेचता है वर्थ ₹700। यानी इसने फ्लोर परचेज किया है ₹500 का और उसको ब्रेड में कन्वर्ट करके ₹700 में ये उसे मार्केट में बेच रहा है। तो देखो यहाँ पर जो फ्लोर है ये क्या है? ये है इनपुट। इसका दूसरा नाम है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जो ₹500 है ये है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जो ब्रेड है ये है आउटपुट और जो ₹700 है ये है वैल्यू ऑफ आउटपुट। समझ में आया? देखो बेकर ने क्या करा, बेकर ने मिलर से फ्लोर परचेज किया है ₹500 में। तो जो फ्लोर है वो है इनपुट, यानी फ्लोर एक इंटरमीडिएट गुड है। उसने फ्लोर से आगे प्रोसेसिंग करके उसे कन्वर्ट किया है ब्रेड में। तो फ्लोर तो हो गई इंटरमीडिएट गुड, इसे हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी बोल सकते हैं, इनपुट भी बोल सकते हैं। और जो ये ब्रेड बनी है ये है आउटपुट, यानी ये बना है फाइनल प्रोडक्ट जिसे वो मार्केट में सेल करेगा। तो देखो जो फ्लोर उसने ₹500 में खरीदा था, अब ब्रेड को वो ₹700 में मार्केट में सेल कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बेकर ने ₹200 और ऐड किए हैं फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, आउटपुट के लिए। तो देखो आउटपुट और इनपुट का जो डिफरेंस होता है ये होता है वैल्यू एडेड। तो आपको समझ में आया? तीनों कंसेप्ट आपको क्लियर हुए? इनपुट क्या होता है? इनपुट होता है इंटरमीडिएट गुड्स जो आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है। दूसरा आउटपुट क्या होता है? आउटपुट होता है वो फाइनल प्रोडक्ट जो आगे मार्केट में सेल होगा। और तीसरी जो चीज है वो है दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी आउटपुट में से जब हम इनपुट माइनस कर देते हैं और जो दोनों के बीच में डिफरेंस आता है ये होता है वैल्यू एडेड। तो आपको समझ में आया किस तरह से आप वैल्यू एडेड निकालेंगे? देखो जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड में आपको वैल्यू निकालनी होगी। वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे, उसमें से आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगी वैल्यू एडेड। तो इसमें आपको दो टर्म बहुत ध्यान रखनी है। पहली है वैल्यू ऑफ आउटपुट और दूसरी है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये दोनों हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। पहले हम लेते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट हम कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक।
देखो कई बार तो आपको क्वेश्चन में सेल्स मिलता है और कई बार आपको क्वेश्चन में दो टर्म मिलती है, एक है क्वांटिटी, दूसरा है प्राइस। तो क्वांटिटी का मतलब होता है यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड और प्राइस का मतलब होता है प्राइस पर यूनिट। जैसे देखो सपोज आपने एक पेन बनाया जो 10 रुपए का है और आपने 500 पेन बेचे, तो यहाँ पर सेल क्या होगी, आप 500 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपने 5000 की सेल की, ये हो गई आपकी सेल। तो आपको सेल में क्या करना है, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देना है तो आपको मिल जाएगी सेल। ये आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, सेल में आपको चेंज इन स्टॉक ऐड करना है। चेंज इन स्टॉक क्या होता है कि सबसे पहले आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लिखेंगे, उसमें आप ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देंगे। जो क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में आपको दिया है उसमें से आप जब ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा चेंज इन स्टॉक, और इस वैल्यू को आप सेल्स में ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्लियर। अब देखो मैं आपको सेल्स के बारे में समझाती हूँ। क्वेश्चन में क्या होता है कि कई बार ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सेल्स का मतलब होता है सेल टू हाउस होल्ड, सेल टू गवर्नमेंट, सेल टू अदर फर्म एंड सेल टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। इन चारों को मिलकर सेल बनती है। देखो जो ऊपर के तीन हैं इनका मतलब होता है डोमेस्टिक सेल, और जो लास्ट का है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, इसका मतलब है इंटरनेशनल सेल यानी एक्सपोर्ट। और जब ये चारों मिल जाते हैं तब बनती है सेल। लेकिन कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में एक्सपोर्ट अलग से दे देते हैं और सेल अलग से दे देते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं कि सेल में एक्सपोर्ट ऐड कर देते हैं और उनका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो देखो मैंने दो केस लिए हैं इसे समझाने के लिए। पहला केस लेते हैं, सेल्स इज इक्वल टू ₹3000, एक्सपोर्ट ₹500। तो हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालनी है। देखो यहाँ जो वर्ड लिखा है सेल्स, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो ये एक्सपोर्ट की वैल्यू है ₹500, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर हम एक्सपोर्ट को कंसिडर नहीं करेंगे और वैल्यू ऑफ आउटपुट होगी ₹3000 ओनली। हम यहाँ पर 3000 में 500 प्लस नहीं करेंगे क्योंकि ये एज्यूम किया जाता है कि सेल में ये चारों सेल इंक्लूड होती है तभी सेल बनती है, जिसमें हाउस होल्ड भी आ जाता है, गवर्नमेंट भी आ जाती है, अदर फर्म्स भी आ जाती है और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड यानी एक्सपोर्ट भी आ जाता है, तब ये वर्ड बनता है सेल्स। समझ आया। अगर आपको क्वेश्चन में दोनों टर्म मिलती है, आपको सेल्स भी मिलती है और आपको एक्सपोर्ट भी मिलता है, तो आप एक्सपोर्ट को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये एज्यूम किया जाता है कि सेल्स में ऑलरेडी एक्सपोर्ट की अमाउंट इंक्लूडेड है। क्लियर। तो जब आप वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे तो आप सिर्फ सेल्स की वैल्यू लिखेंगे। अब देखो दूसरा केस में आपको समझाती हूँ। दूसरे केस में क्या है, आपको दी है डोमेस्टिक सेल्स ₹800, एक्सपोर्ट्स ₹200। देखो यहाँ पर क्लियरली डिफाइंड है डोमेस्टिक सेल्स। डोमेस्टिक सेल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सेल में जो इंटरनेशनल सेल है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे तो यहाँ हम दोनों वैल्यू ऐड करेंगे। यहाँ हम 800 प्लस 200 ऐड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ आउटपुट बन जाएगी ₹1000। तो समझ आया आप किस तरह से सेल निकालेंगे। अगर आपको डोमेस्टिक डिफाइंड है तब आप एक्सपोर्ट को ऐड करेंगे, अदरवाइज आप एक्सपोर्ट को कंसिडर नहीं करेंगे। समझ आ गया। दोनों केस से आपको सेल क्लियर होगी। अगर सेल्स वर्ड मिलता है इसका मतलब इसमें चारों इंक्लूड हुए हैं तभी ये सेल बनी है। हाउस होल्ड को भी सेल किया है, गवर्नमेंट को भी सेल किया है, अदर फर्म को भी सेल किया है और इंटरनेशनल सेल भी हुई है, उसके बाद ही ये सेल वर्ड आया है। अगर आपको डोमेस्टिक सेल मिलता है
तब आप उसमें एक्सपोर्ट को ऐड करेंगे, अदरवाइज आप एक्सपोर्ट को कंसिडर नहीं करेंगे। इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सेल्स में एक्सपोर्ट भी ऐड कर देते हैं। तो अगर आपको खाली सेल मिलती है तो आप कभी भी एक्सपोर्ट को ऐड मत करना। अगर आपको डोमेस्टिक सेल मिलती है और एक्सपोर्ट मिलता है तब आप दोनों को ऐड करके वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे। क्लियर? समझ आ गया आपको? फर्स्ट टर्म क्लियर होगी कि किस तरह से हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं। अब आती है इसकी सेकंड टर्म, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देखो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं और फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो देखो, जब रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है तो या तो हाउस होल्ड से परचेज किया जाएगा, या दूसरी फर्म से परचेज किया जाएगा, या गवर्नमेंट से परचेज किया जाएगा, या फिर इंटरनेशनल यानी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से परचेज किया जाएगा, जिसे हम कहते हैं इंपोर्ट। तो ये तीनों जब परचेजेस होती हैं तो इन्हें हम कहते हैं डोमेस्टिक परचेज। और अगर हम बाहर से परचेज करते हैं, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से परचेज करते हैं, इंटरनेशनल परचेज करते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंपोर्ट। तो यहां भी ट्रिकी क्वेश्चन बनता है। आपको क्वेश्चन में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल देते हैं और इंपोर्ट देते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में इंपोर्ट प्लस कर देते हैं और उनका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो देखो, इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए भी मैंने दो केस लिए हैं। पहला केस है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ₹600, इंपोर्ट्स ₹200। देखो, यहां पर आपको क्लियरली डिफाइंड है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इंपोर्ट है ये इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, आपको इसे ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जब आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालेंगे तो आप लिखेंगे ₹600 ओनली। आप इसमें 200 ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में ये चारों चीजें आती है, हाउस होल्ड भी आता है, अदर फर्म भी आती है, गवर्नमेंट भी आती है और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड आता है, तभी परचेज बनती है रॉ मटेरियल की। क्लियर? तो जब इंटरमीडिएट कंजम्पशन आप निकालेंगे तो सिर्फ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल की वैल्यू लिखेंगे, इसमें आप इंपोर्ट की वैल्यू को ऐड नहीं करेंगे। अब देखो, दूसरा केस आता है परचेजेस फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म्स ₹800, इंपोर्ट्स ₹200। अब आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन जब फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, आप 800 में 200 प्लस करेंगे और जो आपको ₹1000 मिलेंगे, ये होगी वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हमने ये 200 इसमें यहाँ ऐड क्यों किए? देखो, यहाँ डोमेस्टिक वर्ड क्लियरली डिफाइंड है। डोमेस्टिक का मतलब क्या हुआ कि हमने अपनी कंट्री से तो सिर्फ 800 रुपए की परचेज की है, लेकिन हमने बाहर से भी इंपोर्ट किया है ₹200 का। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो बनेगी परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। समझ आए दोनों केसेस आपको? पहले केस में क्या था, देखो यहाँ पर कहीं भी डोमेस्टिक वर्ड डिफाइन नहीं है, सिर्फ परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल है। इसका मतलब क्या है कि इसमें ऑलरेडी इंपोर्ट इंक्लूड किया गया है, और यहाँ पर जब डोमेस्टिक वर्ड डिफाइंड हो जाता है, इसका मतलब ये सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी की परचेज है, और जो आउटसाइड से परचेज हुई है, जो इंपोर्ट हुआ है, उसे भी हम ऐड करेंगे, तब बनेगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है जब आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको सिर्फ परचेजेस दिया है तो आप उसमें इंपोर्ट की वैल्यू को ऐड नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको परचेजेस में डोमेस्टिक फर्म भी दिया है तब आप इंपोर्ट की वैल्यू को ऐड करेंगे और इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए। देखो, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है, परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स एंड फाइनल गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ मशीनरी। देखो,
इंटरमीडिएट कंजम्पशन में कभी भी कैपिटल गुड्स और फाइनल गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है, कंसिडर नहीं किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ रॉ मटेरियल को कंसिडर किया जाता है, क्योंकि रॉ मटेरियल से आगे फर्दर प्रोसेसिंग होती है और फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी कैपिटल गुड्स मिलती है तो आप उसे कंसिडर मत करना, क्योंकि ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन में इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर? तो आपको समझ में आ गई दोनों वैल्यू हम किस तरह से निकालते हैं और फाइनली हम वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं वैल्यू एडेड मेथड में। अब मैं आपको स्टेप्स बता रही हूं वैल्यू एडेड मेथड की। देखो, वैल्यू एडेड मेथड में 3 स्टेप है। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। देखो, आपको पता है हमारी इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं। पहला सेक्टर आता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री ये सब इंक्लूड होते हैं। दूसरा, सेकेंडरी यूनिट्स में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आती है, जहां पर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फाइनल गुड्स में, जैसे शुगर इंडस्ट्री हो गई, गारमेंट इंडस्ट्री हो गई, कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है, प्रोसेसिंग की जाती है और फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। तीसरी यूनिट है टर्शियरी। इसमें सारा सर्विस सेक्टर इंक्लूड होता है, जैसे एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, फाइनेंस है, कम्युनिकेशन है। तो ये तीनों जो सेक्टर होते हैं, इन तीनों सेक्टर को फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई किया जाता है और इन्हें क्लासिफाई किया जाता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, एस्टिमेट ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जिसे हम लिखते हैं GVA एट MP of each sector and total of GVA at MP of all sectors give GDP at market price। देखो, इसे मैं आपको समझाती हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने तीनों सेक्टर को क्लासिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, अब इन तीनों सेक्टर की ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस फाइंड आउट की जाती है, जिसे हम सिंबॉलिकली लिखते हैं GVA एट MP। आप क्वेश्चन में ये टर्म्स अप्लाई करेंगे, ऐसे आप पूरा नहीं लिखेंगे। तो देखो, हर सेक्टर की ग्रोस वैल्यू एडेड फाइंड आउट की जाती है एंड टोटल ऑफ ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ ऑल सेक्टर्स गिव GDP एट मार्केट प्राइस। देखो, जब तीनों सेक्टर की ग्रोस वैल्यू को हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है GDP एट मार्केट प्राइस, और सिंबॉलिकली हम कैसे लिखते हैं, सिग्मा GVA एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू GDP एट मार्केट प्राइस। सिग्मा का मतलब होता है सम, सिग्मा का मतलब होता है टोटल। हमने जो ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस है तीनों सेक्टर की, उनका टोटल किया। टोटल करने के बाद हमें मिलता है GDP एट मार्केट प्राइस। और अब थर्ड स्टेप में आप कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम। देखो, GDP एट मार्केट प्राइस तो आपको मिल गया। अब GDP एट मार्केट प्राइस में से आप डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को आप प्लस करेंगे, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जब आप माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा NNP एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम कहते हैं नेशनल इनकम। क्लियर? समझ में आया आपको? जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस बता रही हूं टू वैल्यू एडेड मेथड। देखो, प्रिकॉशन में मैंने 4 पॉइंट लिए हैं, चारों पॉइंट आप ध्यान से सुनना। ये आप ध्यान भी रखना, जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इस तरह के प्रिकॉशंस लेने आपके लिए बहुत नेसेसरी है। देखो, फर्स्ट पॉइंट है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स should not be included in measurement of national income। जब आप नेशनल इनकम को मेजर करेंगे तो कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है फाइनल प्रोडक्ट में। सेकंड पॉइंट इज
sale and purchase of second hand goods is not included, but brokerage or commission on such goods is included. देखो, सेकेंड हैंड गुड्स की सेल या परचेज को कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू को कहाँ इंक्लूड किया जाएगा? इनकी वैल्यू को उस ईयर में इंक्लूड किया जाएगा जिस ईयर में ये प्रोड्यूस हुई थी। क्लियर? अब देखो, इसी के अंदर दूसरा पॉइंट है कि ब्रोकरेज और कमीशन ऑन सच गुड्स आर इंक्लूडेड। अगर इन गुड्स की सेल या परचेज पर कोई ब्रोकरेज है या फिर कमीशन है तो उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज इंक्लूडेड। देखो, सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर कोई गुड्स प्रोड्यूस हुई है तो उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक फार्मर है जो गुड्स प्रोड्यूस करता है और उस प्रोड्यूस का वो एक मेजर पार्ट सेल्फ कंजम्पशन के लिए एक तरफ रख देता है, यानी उस पार्ट को वो मार्केट में सेल नहीं करता। तो जो पार्ट सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखा है उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में ऐड होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज production of service for self consumption is not included. For example, service of housewife, doctor treating his own child, teacher teaching his own son. देखो, कभी भी सेल्फ कंजम्पशन की सर्विस को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। जैसे एक हाउसवाइफ है जो घर में सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसकी सर्विस को कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसी तरह से अगर कोई डॉक्टर है और अपने खुद के बच्चे को ट्रीट कर रहा है तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। इसी तरह से अगर कोई टीचर अपने खुद के बच्चे को पढ़ाता है तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। तो आप ध्यान रखना, अगर प्रोडक्शन होता है गुड्स का फॉर सेल्फ कंजम्पशन तो इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, लेकिन अगर प्रोडक्शन होता है सर्विस का फॉर सेल्फ कंजम्पशन तो इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर? अब देखो, मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन से हम वैल्यू एडेड फाइंड आउट करते हैं फॉर्म एक्स की। देखो, यहाँ जो अमाउंट दी है ये लैक्स में दी है, तो पर्टिकुलर्स में क्या क्या है? पहला है सेल्स ₹600, दूसरा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ₹200, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल ₹100, इंपोर्ट ऑफ मशीन ₹200, क्लोजिंग स्टॉक ₹40 एंड ओपनिंग स्टॉक ₹10। ये जो भी अमाउंट है ये सारी लैक्स में है। तो देखो, इस क्वेश्चन में ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे सेल्स। सेल्स में आप प्लस करेंगे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद आप माइनस करेंगे परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखो, हम वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सेल्स ₹600, तो यहाँ हम लिखेंगे 600। इसके बाद हम प्लस करेंगे, यहाँ क्या है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो देखो, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 40 और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है 10। तो जब हम ये माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 30 चेंज इन स्टॉक। तो यहाँ पर हम चेंज इन स्टॉक की वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 30। इसके बाद आता है माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखो, रॉ मटेरियल में यहाँ पर आपको दो चीजें दी है, एक तो है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और दूसरा है इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो यहाँ पर आप कितनी अमाउंट लिखेंगे? देखो, जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है 200, हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो ₹100 है ये इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो हम इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल को यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं कंसिडर करेंगे? अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर आपको क्वेश्चन में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मिलता है, इसका मतलब ये है कि इसमें हर तरह की परचेज इंक्लूड की गई है जिसमें एक इंपोर्ट भी शामिल है।
तो यहाँ पर जो इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल है ये इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो हम लिखेंगे ₹200। क्लियर। और एक आइटम और है इंपोर्ट ऑफ मशीन, इसे हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि जो मशीन है ये कैपिटल गुड्स है और कैपिटल गुड्स को हम कभी भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन में डिफाइन नहीं करते हैं। तो यहाँ हमें ग्रोस वैल्यू एट मार्केट प्राइस मिलेगी ₹430 लाख। समझ में आया? पहले मैं आपको बताती हूँ स्टेप्स ऑफ इनकम मेथड। ये थियोरेटिकल पार्ट है, कई बार क्वेश्चन में स्टेप्स पूछ लेते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछने की बजाय वो स्टेप्स पूछ लेते हैं कि एक पर्टिकुलर मेथड को कैलकुलेट करने के लिए कौन से स्टेप्स अप्लाई होती हैं। तो इनकम मेथड की कौन कौन से स्टेप्स होती हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहली स्टेप आती है आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। देखो इनकम मेथड में जो फर्स्ट स्टेप होती है उसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन यूनिट को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसको क्लासिफाई किया जाता है 3 सेक्टर में। पहला सेक्टर है प्राइमरी, दूसरा सेक्टर है सेकेंडरी और तीसरा सेक्टर है टर्शियरी। सेकंड स्टेप में क्या होता है, एस्टिमेट द फैक्टर इनकम पेड बाय ईच सेक्टर। हर सेक्टर ने कितनी फैक्टर इनकम पे की है ये एस्टिमेट किया जाता है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, कैलकुलेट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट की जाती है। डोमेस्टिक इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी फैक्टर इनकम होती है उसे ऐड कर दिया जाता है। हम कैसे कैलकुलेट करते हैं डोमेस्टिक इनकम, इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, इन तीनों को जब ऐड कर देते हैं तो हमें मिलती है डोमेस्टिक इनकम। और फोर्थ स्टेप में क्या होता है, कैलकुलेट नेशनल इनकम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। जो भी हमें डोमेस्टिक इनकम मिलती है उसमें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हैं और हमें मिल जाती है नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। क्लियर? समझ में आई आपको किस तरह से कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं इनकम मेथड में। इनकम मेथड में 4 स्टेप्स होती हैं। यूजुअली आपके क्वेश्चन में ये जो लास्ट की 2 स्टेप हैं यही अप्लाई होती हैं। आप जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो सबसे पहले आप डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट करेंगे और डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट करने के लिए आपको इन 3 चीजों को जोड़ना होगा। जब आप इन 3 चीजों को जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगी डोमेस्टिक इनकम, और डोमेस्टिक इनकम मिलने के बाद आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड उसमें प्लस कर देंगे तो आपको मिल जाएगी नेशनल इनकम। ये है स्टेप्स ऑफ इनकम मेथड। अब मैं आपको बता रही हूं कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम। देखो जो इनकम मेथड है उसमें फैक्टर इनकम को ही कंसीडर किया जाता है और कोई भी इनकम कंसीडर नहीं की जाती। तो हम फैक्टर इनकम कैसे निकालते हैं, फैक्टर इनकम में हम 3 चीजों को जोड़ते हैं। 3 इसके कंपोनेंट है। पहला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस और तीसरी है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये तीनों क्या होती है ये सारी मैं आपको 1 बाय 1 डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इससे पहले आप ये समझ लो कि जब आप इनकम मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो सबसे पहले आप डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट करना, जैसे मैंने आपको अभी अभी स्टेप में बताया था कि सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो जब आप एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे तो आप इन तीनों को जोड़ देंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगी डोमेस्टिक इनकम। और जब आपको डोमेस्टिक इनकम मिल जाती है तब आप उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देंगे। जो डोमेस्टिक इनकम है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देंगे तो आपको मिलेगी नेशनल इनकम।
तो जो कंपोनेंट्स है फैक्टर इनकम के वो 3 मेजर कंपोनेंट्स है। ये तीनों क्या होते हैं ये मैं आपको समझा रही हूँ। सबसे पहला आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज? अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉइज फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विस। देखो, जब कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के लिए प्रोडक्टिव सर्विस रेंडर करता है, अपने एम्प्लॉयर को सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उस सर्विस के बदले एम्प्लॉयर उसे कंपनसेट करता है, उसे अमाउंट पे करता है, उसे हम बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के 3 कंपोनेंट है। कौन कौन से 3 कंपोनेंट है? पहला है वेजेस एंड सैलरी इन कैश। देखो, जब कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के लिए काम करता है तो उसे मॉनेटरी पेमेंट मिलती है, मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं। मॉनेटरी बेनिफिट्स का मतलब क्या हुआ कि उसको कैश में पेमेंट मिलती है, जैसे उसको सैलरी मिल गई, उसे बोनस मिल गया, उसे कमीशन मिल गया, या फिर उसे कोई अलाउंस मिल गया, जैसे ट्रेवलिंग अलाउंस हो गया, या उसको हाउस रेंट मिल गया। तो इस तरह से उसको मॉनेटरी बेनिफिट होता है, वो होता है वेजेस एंड सैलरी इन कैश में। दूसरा आता है वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। देखो, इसमें क्या होता है कि जो पेमेंट मिलती है वो मॉनेटरी फॉर्म में नहीं मिलती, यहाँ पर उसे नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं। नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स का मतलब क्या हुआ कि जब एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर कैश पेमेंट नहीं करता है लेकिन वो काइंड में पेमेंट करता है, तो वो होती है वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। जैसे वो अपने एम्प्लॉय को एक कार दे देता है, वो उसे मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है, वो उसके बच्चों के लिए एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है, उसे रेंट फ्री होम दे देता है। तो इस तरह की चीजें आती हैं वेजेस एंड सैलरी इन काइंड में। तीसरा आता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। जैसे देखो, कई बार क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर है अपने एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूट करता है प्रोविडेंट फंड के रूप में या फिर पेंशन फंड के रूप में, तो ये सारा आएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में। जब आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की बात करेंगे तो उसमें ये तीनों चीजें ऐड होंगी। क्या क्या ऐड होगा? पहला होगा वेजेस एंड सैलरी इन कैश, दूसरा होगा वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, और तीसरा होगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। जब ये तीनों ऐड हो जाते हैं तब बनता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। समझ में आया? तो कई बार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्या करता है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी दे दिया और उसके साथ आपको वेजेस एंड सैलरी इन काइंड भी दे दिया। तो देखो, इस सिचुएशन में आप वेजेस एंड सैलरी इन काइंड को कंसिडर नहीं करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। इसमें वेजेस एंड सैलरी इन कैश भी इंक्लूडेड है, इसमें वेजेस एंड सैलरी इन काइंड भी इंक्लूडेड है, एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी इंक्लूडेड है। जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तब बनता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्लियर? अब देखो, सेकंड आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या होता है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द फॉर्म ऑफ रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। देखो, जो भी इनकम प्रॉपर्टी से मिलती है या फिर एंटरप्रेन्योर को जो प्रॉफिट होता है वो होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस दो चीजों से मिलके बनता है। पहली आती है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और दूसरी आती है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। देखो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में 3 चीजें आती हैं। पहली आती है रेंट, दूसरी आती है रॉयल्टी और तीसरा आता है इंटरेस्ट।
जब ये तीनों चीजें प्लस हो जाती हैं तो बनती है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। देखो आपको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बता रही हूँ। ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे बनता है? ऑपरेटिंग सरप्लस में दो चीजें होती है, पहली होती है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और दूसरी होती है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होती है उसमें तीन चीजें इंक्लूड होगी, पहली होगी रेंट, दूसरी होगी रॉयल्टी और तीसरी होगी इंटरेस्ट। जब ये तीनों चीजें प्लस हो जाएंगी तो बनेगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और दूसरा आता है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें एक चीज होती है वो होता है प्रॉफिट। लेकिन देखो प्रॉफिट में तीन चीजें ऐड होंगी, पहला होगा कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा होगा डिविडेंड और तीसरी होगी रिटेन्ड अर्निंग। जब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो बनेगा प्रॉफिट। समझ आया? और जब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप को ऐड कर दिया जाता है तो बनता है ऑपरेटिंग सरप्लस। देखो इतनी डिटेल में बताने का मेरा सिर्फ एक एम है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया होता है, इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट दे देते हैं या प्रॉफिट दे देते हैं या रेंट और रॉयल्टी में से कुछ भी दे देते हैं। तो आपको क्या करना है कि इन सब की अमाउंट को कंसीडर नहीं करना, आपको सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस की अमाउंट लेनी है। अगर आपको क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं देते हैं, आपको रेंट दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं, तो आपको इन सबको प्लस करके जो अमाउंट टोटल आती है वो लेनी है। इसी तरह से प्रॉफिट में भी ऐसे होता है। देखो कई बार क्या करता है एग्जामिनर, आपको प्रॉफिट भी दे दिया और इसके साथ साथ आपको डिविडेंड की अमाउंट भी दे दी, तो आपको डिविडेंड की अमाउंट को कंसीडर नहीं करना है क्योंकि प्रॉफिट में ऑलरेडी डिविडेंड इंक्लूडेड है। जो प्रॉफिट बनता है वो कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग इन तीनों को जोड़ के बनता है, वो अमाउंट होती है प्रॉफिट की अमाउंट। तो ऑपरेटिंग सरप्लस आपको क्लियर हुआ। ऑपरेटिंग सरप्लस में यूजुअली चार चीजें होती है, पहली है रेंट, दूसरी है रॉयल्टी, तीसरा है इंटरेस्ट और चौथा है प्रॉफिट। ये चारों जुड़ के बनते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। पहला कंपोनेंट क्या था? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इसमें आप वेजेस एंड सैलरी इन कैश प्लस वेजेस एंड सैलरी इन काइंड प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम को ऐड कर देंगे तो आपका बन जाएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। दूसरा कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सरप्लस। इसमें आप क्या करेंगे? रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, तो आपका बन जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। लेकिन ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है और इसके साथ साथ आपको या तो कॉर्पोरेट टैक्स दिया है, डिविडेंड दिया है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग दी है, तो इन्हें आप कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को मिलकर बनता है प्रॉफिट। क्लियर? और तीसरा कंपोनेंट आता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। तो जब आप डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करेंगे तो इन तीनों को आप ऐड कर देंगे। अब देखो इनकम मेथड के कुछ प्रिकॉशंस भी हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो कुछ चीजें ऐसी है जो आपको नहीं लेनी, कुछ चीजें ऐसी है जो आपको लेनी होती है। तो पहला पॉइंट है ट्रांसफर पेमेंट्स लाइक गिफ्ट्स, डोनेशंस, ओल्ड एज पेंशन शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन फैक्टर इनकम। देखो जो ट्रांसफर पेमेंट होती है वो कभी भी फैक्टर इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। जैसे कोई गिफ्ट दे दिया, डोनेशन दे दिया या ओल्ड एज पेंशन हो गई, इन सबको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि इनसे कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड नहीं होती है। दूसरा पॉइंट आता है विंडफॉल गेन्स लाइक लॉटरीज, हॉर्स रेस should not be included as there is no productive
एक्टिविटी। विंडफॉल गेन्स क्या होते हैं? जो गेन कभी कभार होते हैं, जैसे आपकी लॉटरी निकल गई या हॉर्स रेस में आप जीत गए, तो इस तरह के इनकम को कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि इनसे कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं होती है। तीसरा पॉइंट आता है कैपिटल गेन्स लाइक सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, सेल ऑफ ओल्ड हाउस, ओल्ड कार should not be included in estimating national income. नेशनल इनकम को जब एस्टिमेट करते हैं तो कभी भी कैपिटल गेन को इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि इन ट्रांजैक्शन से जो इनकम अराइज होती है वो कभी भी करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में ऐड नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस should be included in estimation of national income. देखो, जो imputed rent होता है ये हमेशा नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने में ऐड किया जाता है। imputed rent क्या होता है? जैसे कोई ओनर है, वो अपनी ही जगह पर काम कर रहा है, अपनी ही सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में वो काम कर रहा है, तो वो अपने आप को रेंट देता है, एक तरह से उस अमाउंट को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। तो ये प्रिकॉशन से रिलेटेड मैंने आपको 4 पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं, होपफुली आपको क्लियर हो गए होंगे। अब मैं एक क्वेश्चन ले रही हूं कि आप इनकम मेथड से किस तरह से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो, एक एग्जांपल लिया है, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। ये पर्टिकुलर्स है और अमाउंट दी है आपको करोर्स में। मिक्स्ड इनकम 2000 करोड़, ओल्ड एज पेंशन 200 करोड़, डिविडेंड 1000 करोड़, ऑपरेटिंग सरप्लस 7000 करोड़, वेजेस एंड सैलरीज 3000 करोड़, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 500 करोड़, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -100 करोड़ एंड प्रॉफिट्स 4000 करोड़। तो किस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे? देखो, जब भी आपको इनकम मेथड से क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बोला जाता है तो आप सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको 3 कंपोनेंट जो मैंने आपको बताए थे वो तीनों कंपोनेंट ऐड करने हैं। तो उस कंपोनेंट में एक था मिक्स्ड इनकम, तो आप लिखेंगे मिक्स्ड इनकम प्लस ओल्ड एज पेंशन। क्या आप इसे इंक्लूड करेंगे? नहीं, ये ट्रांसफर पेमेंट है तो ये आइटम नहीं आएगा। नेक्स्ट है डिविडेंड। देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हो तो आप कभी भी डिविडेंड को कंसीडर नहीं करेंगे, तो ये अमाउंट नहीं आएगी। ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस वेजेस एंड सैलरी, ये भी आएगी, वेजेस एंड सैलरीज प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ये भी आएगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। अब देखो, प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स आएंगे? नहीं, प्रॉफिट नहीं आएंगे, क्योंकि प्रॉफिट पार्ट है डिविडेंड का और डिविडेंड पार्ट है ऑपरेटिंग सरप्लस का। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस आपको क्वेश्चन में दिया है तो ये सब चीजें कंसिडर नहीं की जाएगी, क्योंकि ये सब ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस में। तो जो प्रॉफिट की अमाउंट है ये भी ऐड नहीं होगी। अब देखो, हम अमाउंट लिखते हैं। मिक्स्ड इनकम कितनी है? 2000 करोड़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस है 7000 करोड़ प्लस वेजेस एंड सैलरी है 3000 करोड़ प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है 500 करोड़। तो डोमेस्टिक इनकम हमें मिलेगी इज इक्वल टू 12,500 करोड़। और अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करनी है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को हम क्या लिखते हैं? NNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? डोमेस्टिक इनकम में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देंगे। तो हमारी डोमेस्टिक इनकम कितनी है? 12,500 प्लस
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी है? -100। तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट हमें कितना मिल जाएगा? देखो ये प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये हमें मिलेगा 12,400 करोड़। ये है नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। क्लियर? होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें इनकम मेथड से नेशनल इनकम का क्वेश्चन सोल्व करना है। जब आप तीनों कंपोनेंट जोड़ेंगे तो आपको मिलेगी डोमेस्टिक इनकम, और जो आपको डोमेस्टिक इनकम मिलती है उसमें आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देंगे तो आपको मिल जाएगी नेशनल इनकम, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एक्सपेंडिचर मेथड से हम कैसे नेशनल इनकम मेजर करते हैं। दिस मेथड मेजर्स नेशनल इनकम as sum total of final expenditures incurred by households, government, firms and foreigners। देखो, जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम मेजर करते हैं तो हम इकोनॉमी को 4 यूनिट में डिवाइड कर देते हैं, और चारों यूनिट का जो फाइनल एक्सपेंडिचर आता है उसे हम टोटल करते हैं, तो हमें मिलता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। कौन कौन से 4 यूनिट है? पहली है हाउस होल्ड, दूसरी है गवर्नमेंट, तीसरी है फर्म्स और चौथे हैं फॉरेनर्स। फॉरेनर्स यानी नेट एक्सपोर्ट। इन चारों यूनिट्स के फाइनल एक्सपेंडिचर को जब हम ऐड कर लेते हैं तो हमें मिलता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। एक्सपेंडिचर मेथड से हम निकालते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जो इक्वल होता है सिग्मा फाइनल एक्सपेंडिचर के। देखो, सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है टोटल, और यहाँ पर हम फाइनल एक्सपेंडिचर लेते हैं। फाइनल एक्सपेंडिचर आप किस किस का लेंगे? आप 4 यूनिट का लेंगे। कौन कौन सी 4 यूनिट? पहली है हाउस होल्ड, दूसरी है गवर्नमेंट, तीसरी है फर्म्स और चौथे हैं फॉरेनर्स। इन चारों यूनिट्स के फाइनल एक्सपेंडिचर को जब हम ऐड कर लेते हैं तो आपको मिलेगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्लियर? तो नेशनल इनकम जब हम मेजर करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से तो सबसे पहले आप निकालेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्लियर? अब मैं आपको बता रही हूं कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। देखो, एक्सपेंडिचर मेथड के 4 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं PFCE। इसका मतलब क्या हुआ कि हाउस होल्ड ने कितना फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया है। प्राइवेट का मतलब होता है हाउस होल्ड्स, हाउस होल्ड्स का मतलब होता है आप और हम लोगों ने कितना फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया है। तो सबसे पहला एक्सपेंडिचर मेथड का ये कंपोनेंट होता है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। दूसरा आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसे हम शॉर्ट में कहते हैं GFCE। इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कितना फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया है। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट वेलफेयर सर्विस प्रोवाइड करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे डिफेंस पर गवर्नमेंट ने कितना फाइनल एक्सपेंडिचर किया है, फिर एजुकेशन पर गवर्नमेंट ने कितना फाइनल एक्सपेंडिचर किया है। तो इस तरह से सारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वेलफेयर सर्विस का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम लेते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में एज सेकंड कंपोनेंट। ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। तीसरा आता है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं GDCF। इसे हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से भी जानते हैं। ये बिजनेस हाउसेस से रिलेटेड होता है। देखो, जो ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है इसके 2 पार्ट हैं। पहला है ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, जिसे हम फिक्स इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और दूसरा है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसे हम चेंज इन
स्टॉक कहते हैं। और इसका फोर्थ कंपोनेंट आता है नेट एक्सपोर्ट, जिसे हम बोलते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्स माइनस एम। एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट और एम का मतलब होता है इंपोर्ट। जब हम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाता है नेट एक्सपोर्ट। अब देखो, जो फर्स्ट और सेकंड ये दोनों कंपोनेंट आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं। आपको जो प्रॉब्लम आती है वो आती है थर्ड कंपोनेंट में और फोर्थ कंपोनेंट में। थर्ड कंपोनेंट जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, इसमें एग्जामिनर आपको ट्रिकी क्वेश्चन देता है। बच्चे उसकी ट्रिक को समझ नहीं पाते हैं और उनका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इस तरह से नेट एक्सपोर्ट से रिलेटेड भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। पहले हम समझते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या ट्रिक्स आती हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, ये दो चीजों से मिलके बनता है। एक तो है फिक्स इन्वेस्टमेंट और दूसरा है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। अब देखो, यहाँ तीन तरह की सिचुएशन आ सकती है। सबसे पहली सिचुएशन क्या है, अगर आपको क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मिलता है तो आप इसमें चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे। चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट तो दिया है लेकिन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मिसिंग है। दोनों के मिलने पर बनता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में सिर्फ फिक्स वर्ड है वो एडिशनल है, अदरवाइज ये दोनों सेम है। तो अगर आपको क्वेश्चन में फिक्स्ड वर्ड मिल जाता है तो आप चेंज इन स्टॉक इसमें ऐड कर देना। क्लियर? सेकेंड सिचुएशन में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में मिलता है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो देखो, आपको नेट को चेंज करना होगा ग्रॉस में। तो कैसे आप चेंज करेंगे, इसमें आप डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। जब आप डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तीसरी सिचुएशन में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में मिलता है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। देखो, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में नेट वर्ड भी मिला है और फिक्स्ड वर्ड भी मिला है। इसका मतलब आपको यहाँ पर दो चीजें ऐड करनी होगी। पहली तो आप जब नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करेंगे तो आप डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे और दूसरा, जब आप फिक्स्ड को यहाँ से हटाएंगे तो आप चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप दो चीजें ऐड कर देना, एक तो डेप्रिसिएशन और दूसरा चेंज इन स्टॉक। तो ये बन जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इससे ज्यादा और कोई कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन में नहीं आती। ये तीन तरह की कॉम्प्लिकेशन आती है। दोबारा एक बार फिर से बता देती हूँ। फर्स्ट सिचुएशन में अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, इसका मतलब आपको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट तो दे दिया लेकिन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट नहीं दिया, तो आप चेंज इन स्टॉक ऐड कर देंगे। दूसरे सिचुएशन में अगर आपको नेट वर्ड डिफाइंड है क्वेश्चन में, इसका मतलब ये हुआ कि आप डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में आप जब डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैसे हम ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करते हैं, नेट को ग्रॉस में, ये सब मैंने आपको कन्वर्जन में सिखा रखा है। जब मैंने नेशनल इनकम का वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये सब चीजें डिटेल में बता रखी है। आप वो वीडियो देख लेना तो आपको सारे जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और तीसरी सिचुएशन में क्या होता है कि आपको नेट भी दिया है और आपको फिक्स्ड भी दिया है, तो आप इसमें दो चीजें ऐड करेंगे, एक आप डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे और दूसरा चेंज इन स्टॉक। तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर? अब मैं आपको बता रही हूँ नेट एक्सपोर्ट्स, जिसे हम निकालते हैं एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट से। हम क्या करते हैं, जो एक्सपोर्ट दिया है उसमें से इंपोर्ट माइनस कर देते हैं और हमें मिल जाता है नेट एक्सपोर्ट, जिसे हम लिखते हैं एक्स माइनस एम। देखो, यहाँ मैंने 4 केस लिए हैं। जो फर्स्ट और सेकंड केस है ये तो बिल्कुल सिंपल है।
एक्सपोर्ट दिया है आपको 400, इंपोर्ट है 100, तो आप नेट एक्सपोर्ट इजीली निकाल लेंगे। 400 में से 100 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएंगे ₹300। इसी तरह से सेकंड भी इजी है, एक्सपोर्ट है 500 और इंपोर्ट है 700। नेट एक्सपोर्ट निकालेंगे तो यहाँ आपको माइनस में आंसर मिलेगा क्योंकि जो इंपोर्ट है वो ज्यादा है, तो यहाँ आपको मिल जाएगा -200। लेकिन देखो जो केस 3 और केस 4 है, इसमें क्या है कि क्वेश्चन में अगर आपको नेट इंपोर्ट दिया है और आपको नेट एक्सपोर्ट निकालना है तो आप क्या करना, साइन को चेंज कर लेना। जैसे देखो यहाँ नेट इंपोर्ट दिया है ₹400 और आपको क्वेश्चन में कुछ भी डिफाइन नहीं है और नेट एक्सपोर्ट आपको चाहिए, तो आप करेंगे -400। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है नेट इंपोर्ट -250, तो आप करेंगे 250। यहां पर मैंने सिर्फ साइन चेंज किए हैं। देखो नेट इंपोर्ट में यहाँ माइनस का साइन है तो मैंने यहाँ प्लस का कर दिया, और यहाँ नेट इंपोर्ट में प्लस का साइन है तो मैंने यहाँ माइनस का कर दिया। यहाँ हम सिर्फ साइन चेंज करते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट मिलता है तो हम सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं और जो वैल्यू होती है वो एज इट इज रहती है। क्लियर? तो ये भी होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बता रही हूँ स्टेप्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। देखो एक्सपेंडिचर मेथड में 4 स्टेप हमें फॉलो करनी होती है। पहली स्टेप है आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई इकोनॉमिक यूनिट्स incurring final expenditures into 4 groups, that is private final consumption expenditure, government final consumption expenditure, gross domestic capital formation and net exports, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं X-M। देखो फर्स्ट स्टेप में इकोनॉमिक यूनिट्स जो फाइनल एक्सपेंडिचर इनकर कर रही है उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हम 4 यूनिट में उसे डिवाइड कर देते हैं। ये चारों यूनिट है। इन चारों यूनिट में हम इकोनॉमी को डिवाइड कर देते हैं। ये होती है हमारी फर्स्ट स्टेप एक्सपेंडिचर मेथड में। सेकंड स्टेप में क्या होता है, कैलकुलेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस। या हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस फाइंड आउट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि चारों ग्रुप को हम ऐड कर देते हैं। कौन कौन से 4 ग्रुप हैं जो हमने फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई और क्लासिफाई किए थे? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इन चारों को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमें मिलता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते हैं। डोमेस्टिक इनकम को हम कहते हैं एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो जो भी हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिला है उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगी डोमेस्टिक इनकम। और फोर्थ स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम कहते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी हमें डोमेस्टिक इनकम मिली है उसमें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगी नेशनल इनकम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये डोमेस्टिक इनकम है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये हमने यहाँ फाइंड आउट की थी। उसमें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगी नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। अब मैं आपको बता रही हूँ प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड्स। फर्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। अगर आपने कोई सेकेंड हैंड गुड्स परचेज की है तो वो एक्सपेंडिचर आप इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने कोई कमीशन दिया है सेकेंड हैंड गुड्स पर, कोई ब्रोकरेज दी है, तो वो ऐड होगा क्योंकि ये एक प्रोडक्टिव सर्विस है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट इज purchase of financial assets like shares, debentures will not be included. देखो
जब हम कोई शेयर्स परचेज करते हैं, डिबेंचर परचेज करते हैं, बॉन्ड परचेज करते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ पेपर का ट्रांसफर होता है, टाइटल का ट्रांसफर होता है, तो ये कभी भी एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड नहीं होगा। थर्ड पॉइंट इज ट्रांसफर पेमेंट्स लाइक स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशंस आर नॉट इंक्लूडेड। देखो, अगर कोई ट्रांसफर पेमेंट है तो वो कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। क्यों नहीं इंक्लूड होगी? क्योंकि कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हुई और ना ही कोई वैल्यू एडिशन हुई है स्कॉलरशिप से या ओल्ड एज पेंशन से, तो ये कभी भी एक्सपेंडिचर मेथड में नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंडिचर ऑन intermediate goods like raw material will not be included। यहाँ पर हम सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर लेते हैं, हम कभी भी इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे सपोज आपको ब्रेड बनानी है, आपने फ्लोर परचेज किया, तो जो फ्लोर पर आपने एक्सपेंडिचर किया है वो आप नहीं लेंगे, आप सिर्फ ब्रेड का एक्सपेंडिचर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर फाइनल एक्सपेंडिचर कवर किया जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स, जो भी रॉ मटेरियल हम परचेज करते हैं, वो एक्सपेंडिचर हम इंक्लूड नहीं करते। तो ये थे सारे प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। अब देखो, मैंने एक क्वेश्चन लिया है एक्सपेंडिचर मेथड का, कैलकुलेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस। देखो, एक्सपेंडिचर मेथड से आप ध्यान रखना, आप हमेशा जीडीपी एट मार्केट प्राइस ही सबसे पहले निकालते हैं, इसके बाद आप निकालेंगे डोमेस्टिक इनकम और फाइनली आप निकालेंगे नेशनल इनकम। तो आप एक्सपेंडिचर मेथड से निकालते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो देखो, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ₹350, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ₹100, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200, चेंज इन स्टॉक 40, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 50, नेट इंपोर्ट्स 10, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 1500। अब देखो, हमें सबसे पहले निकालना होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। देखो, सबसे पहले ही आपको क्वेश्चन में ट्विस्ट मिल गया, आपको मिल गया नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन में नेट मिल जाता है, इसका मतलब है आपको डेप्रिसिएशन ऐड करना है। तो डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन है यहाँ पर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। और दूसरा, आपको अगर फिक्स वर्ड मिल जाता है तो आपको चेंज इन स्टॉक ऐड करना है, तो आपका बनेगा ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो देखो, सबसे पहले आप लिखेंगे 350, इसमें आप ऐड कर देंगे ₹50, फिर आप ऐड करेंगे +40। देखो, ये है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये 50 है, फिर चेंज इन स्टॉक ये 40 है, और 350 अमाउंट दी थी नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की। तो मैंने तीनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है, तो 3 आइटम तो यहाँ से निकल गए। एक ही फाइनल एक्सपेंडिचर हमने बनाया है 3 आइटम को जोड़ करके। क्लियर? अब देखो, अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। क्या ये यहाँ पर आएगा जब हम जीडीपी एट एमपी निकालेंगे? नहीं, इस पॉइंट को हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब दिया है क्वेश्चन में गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये आपको गिवन होता है, तो यहाँ पर आप ऐड कर देंगे +200। अब हम चेंज इन स्टॉक भी ले चुके हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी ले चुके हैं। अब हमारे पास प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये भी गिवन है, इसे भी हम ऐड कर देंगे, ये है ₹1500। अब देखो, क्वेश्चन में एक ट्विस्ट और दिया है, आपको दिया है नेट इंपोर्ट, और मैंने आपको बताया था अगर आपको क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट मिल जाते हैं तो आप साइन को चेंज कर देना। यहाँ पर आपको +10 दिए हैं, तो आप कर देना -10। तो आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिलेगा ₹2130। क्लियर? तो इस तरह से हम निकालते हैं जीडीपी एट
एमपी। जब भी आप एक्सपेंडिचर मेथड से क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो सबसे पहले आप जीडीपी एमपी निकालेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में आगे डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम निकालनी होती तो आप थर्ड और फोर्थ स्टेप अप्लाई करते, लेकिन सबसे पहले आप निकालेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और आप क्वेश्चन में देख लेना कि आपको क्या निकालना है, उसके अकॉर्डिंग ही आप क्वेश्चन को सोल्व करना। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से एक्सपेंडिचर मेथड। प्लीज लाइक माय वीडियो लेक्चर, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल और नोट्स के लिए आप ज्वाइन कर लेना मेरे टेलीग्राम ग्रुप को। ये लिंक है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का। थैंक यू सो मच।